25 साल का युवक जिसको अपने ही गांव में रहने वाली एक लड़की से प्रेम होता है। प्रेम के साथ वह उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। जब यह बात लड़के की मां को पता चलती है तो मां इसका विरोध जताती है और अपने बेटे को समझाती है कि यह सब बेटा गलत है, जिसके बाद समाज में बदनामी हमारी होगी और तुम्हारी बहन की शादी इस घर में कौन करेगा। अब बेटा कहीं ना कहीं कुछ समझ जाता है। तभी माँ अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढती है और उससे अपनी बेटे की शादी करा देती है। शादी कराने के बाद कुछ ही दिन बीते थे, तभी फिर उस माँ को पता चलता है कि उसका बेटा फिर से उस लड़की के साथ अवैध संबंध बना रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तभी वह माँ एक दिन अचानक अपने कमरे में सो रही थी और बहू के कमरे से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। जब बहू ने जाकर देखा, मतलब माँ ने बहू के कमरे में जाकर देखा तो देखा कि वहाँ पर एक लड़का है जिससे वह अवैध संबंध बना रहा है। और फिर यह बात उसने अपने बेटे को बताई और बेटे ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। इसके कुछ दिन बाद वहाँ पर फिर 2 कत्ल होते हैं। 2 कत्ल के बाद फिर उस माँ को हिरासत में ले लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। आप भी सोच रहे हैं माँ का क्या कसूर है, आइए हम बताते हैं कि माँ आखिर जेल कैसे गई। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है। राजस्थान का ज़िला है करौली और उसी के अंतर्गत एक थाना है मशालपुर और उसी के पास एक गांव है भोजपुर। और मैं बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 सुबह के करीब 8 बजे। एक सड़क जो कि हाईवे था, वहां से सब कारें गुजर रही थी। तभी एक युवक देखता है कि सड़क किनारे एक सेंट्रो कार खड़ी है। अब वह देखता है और दूर से देखने का प्रयास करता तो ऐसा लग रहा था कि एक युवक उसी सीट पर लेटा सो रहा है। तभी वह अपने काम से जा रहा था और 1 घंटे बाद वापस आता है। तब भी देखता है कि वह कार वहीं पर खड़ी है और फिर वह अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और झांकने का प्रयास करता देखता है कि उसके शीशे टूटे हैं। जैसे ही वह देखता है कि एक युवक और पीछे एक महिला जो कि दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं और ऐसा लग रहा है किसी ने पास से गोली मारी है। जैसे ही युवक ने यह बात सुनी और देखी, तुरंत फ़ौरन वहाँ के लोगों को बुलाया और बुलाने के साथ जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है, मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है और दोनों डेड बॉडियों को निकालती है तो पता लगता है कि दोनों को गोली मार कर कत्ल किया गया है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और फिर इसके बाद पता चल सके कि इनका कत्ल किसने किया है। अब पुलिस गाड़ी का हर सामान खंगालते हैं। तभी डेस्क बोर्ड से पता चलता है कि उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस के बिहाव पे चेक किया जाता है कि यह गाड़ी जो कि रजिस्टर है वह है रामवरण के नाम पे, जो कि राजस्थान की रहने वाला है। तभी वह पुलिस वाले वहाँ पर फ़ोन करते हैं और उधर युवक बोलता है, हेलो आप कौन। तभी पुलिस कहते हैं कि आपके ये कौन है, तो बताता है कि यह मेरा भतीजा है और मैं इसका मामा हूँ। और पुलिस कहते हैं कि दोनों का कत्ल हो चुका है, अब आप फ़ौरन यहाँ आ जाइए। रामवरण जो कि लड़के का मामा था और तभी वह उसके माँ और पिता को बताता है। पिता माता भी वहाँ पहुँचते हैं। अब पुलिस इधर पोस्टमार्टम कराती है। अब पोस्टमार्टम में साफ साफ क्लियर हो चुका था, जो लड़का था जिसका नाम था विकास और जो लड़की थी उसका नाम दीक्षा था और दोनों को 3 गोली मारी गई थी। विकास को 2 गोली मारी गई थी, दीक्षा को 1 गोली मारी गई थी। अब पुलिस सबसे अहम जांच ये करती है कि आखिर इन लोगों को गोली क्यों मारी गई। और ये जो विकास रहने वाला था, यह रहने वाला था आगरा का रहने वाला था और उसी के अंतर्गत वहाँ पर अपना काम धंधा करता था। उसके बाद पुलिस उस गाड़ी में से प्रसाद देखती है कि ये प्रसाद है जो कि वहाँ पर ही एक कैला देवी मंदिर जो कि राजस्थान में है। अब पुलिस घटना स्थल से कैला देवी पास से 250 से 300 कैमरे चेक करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इन लोगों का फॉलो कौन कर रहा था और इस घटना में किसका हाथ है। अब पुलिस की 4 टीमें गठित होती हैं और लोगों से पूछताछ करती हैं। पूछताछ के साथ साथ तभी कैला देवी मंदिर के पास एक युवक उस कैमरे में कैद होता है जो कि इस विकास दीक्षा के आगे पीछे चल रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी तक साथ था। उसके बाद वह नहीं दिखा। अब पुलिस उसका मोबाइल पे फ़ोटो खींचती है और जो परिवार वाले विकास थे उनसे वेरीफाई करने की कोशिश करती है यह युवक कौन है। तो ये पता चलता है कि यह जो युवक है जिसका नाम चमन खान है, जो कि इटकी गांव थाना कलोरी के राजस्थान का रहने वाला है और जहाँ का यह रहने वाला यहाँ के ही रामवरण जो कि इस मृतक के मामा हैं वो भी यहाँ रहते हैं। अब पुलिस वाले दोनों की लोकेशन जो कि 30 तारीख से पहले 29 तारीख की चेक करते हैं तो दोनों की ही लोकेशन वहाँ की निकलती है मशालपुर भोजपुर गांव के। अब पुलिस कहीं ना कहीं इनको सस्पेक्ट मांग रही थी। अब पुलिस दबिश देती है। मामा और उसके
जो नौकर को दोनों को हिरासत में लेती पूछताछ करती है। पहले तो वह गोलमोल जवाब देते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। फिर एक नाम मामा लेता है, कहता है जो मेरी सगी बहन है उसका इस वारदात में हाथ है। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते, कहते हैं वह कौन है? कहते हैं ललित, जो कि विकास की माँ है, जो कि मृतक की माँ है। अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है आगरा, जहां का विकास रहने वाला था। तुरंत उसकी माँ को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। फिर ललिता जो एक बयान देती जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। ललिता कहती है आज से 3-4 साल पहले जो मेरा बेटा था विकास, उसका गांव में ही रहने वाली एक लड़की से प्यार मोहब्बत होती है। मोहब्बत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों आपस में अवैध संबंध बनाने लगे थे, और तभी यह मुझे बात पता चलती है गांव वालों के माध्यम से, और कहीं ना कहीं गांव में बदनामी भी हो रही थी और मेरे परिवार के पीछे कैरेक्टर लेस का एक धब्बा लग चुका था। तभी मैंने अपने बेटे की शादी एक अच्छी खूबसूरत लड़की दीक्षा से तय कर दी, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था शादी के बाद मेरा बेटा सही हो जाएगा और वह उस लड़की से पीछा छूट जाएगा। मगर शादी के बाद भी मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ संबंध बनाने जारी रखा, और इतना ही नहीं, जो मेरी बहू थी वो जिसका नाम दीक्षा थी, वह भी तरह तरह के लोगों से बात करने के साथ साथ उनको घर बुलाती, और घर बुलाने के साथ उनके साथ अवैध संबंध बनाती। या कहीं ना कहीं मेरी बदनामी बहुत हो रही थी, मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर मैंने फिर ऐसा प्लान बनाया जिसमें मैंने अपने भाई रामवरण से कहा कि अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरा बेटा है और मेरी बहू को है इस दुनिया से ही हटा दो, जिसके बाद मैं आराम से रह सकूं और मेरी कोई बदनामी ना हो। तभी मैंने रामवरण को कहा कि मेरे जो बेटा बहू का एक्सीडेंट हो, या तो उसको पानी में डुबा कर मारा जाए और ऐसा ढंग से कत्ल किया जाए जिससे हम लोग पकड़े ना जा सकें। तभी रामवरण ने एक कार सेंट्रो खरीदी किराए पर लेने के बाद उसको फिर अपने नाम करवा लिया, खरीद ही लिया, और फिर यह जुम्मा सौंपा अपने नौकर जिसका नाम था चमन खान से कहा तुम मेरे भतीजे को कार सिखाने के लिए जाओगे, उसको चलवाओगे। चमन पहुंचता है आगरा में, और जो कि विकास के पास कहता है तुम्हारे मामा ने एक गाड़ी दी है और कहा है कि यह चला कर देखो, जब तुम चलाना सीख जाओ तो यह तुम अपने पास रख लेना। अब चमन पहुंच चुका था विकास के पास, वह गाड़ी चलाना सीखता है, और तभी एक दिन तारीख तय होती है जो उसका रामवरण मामा था, कहता 29 तारीख को तुम लोग इनको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाओगे। तभी विकास कहता है कि जो राजस्थान में कैला देवी मंदिर है, क्यों ना हम लोग वहाँ चलें, जो वहाँ भगवान है उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद खूब घूमेंगे और फिर चले आएंगे। तभी चमन और विकास और दीपा पहुंचते हैं उसी कैला मंदिर पे, और जो इधर चमन था वह उसके जो मालिक थे रामवरण उनको फ़ोन कर देता है, कहता है हम लोग निकल चुके हैं और आप बिल्कुल हमारी शादी का इंतज़ार करिएगा। अब वो लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा के बाद कुछ घूमते हैं, और इधर जो रामवरण था वह भी अपनी एर्टिगा कार निकालता है, उसमें असलहा रखता है, और अब यह घात लगाया था कि जब इशारा इधर मिलेगा तो मैं अपने भांजे और उसकी पत्नी को मार दूंगा। अब इधर रात के करीब 29 तारीख रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे जब बज रहे थे, और गाड़ी पहुंचती है जो कि मशालपुर थाने के पास जो गांव था भोजपुर। अब यहां पर पहले तो चमन खान गाड़ी चला रहा था, विकास पीछे बैठा था, और उसके बाद चमन खान कहता है तुम आगे आओ, सन्नाटा है रोड में, गाड़ी चलाना भी सीख जाओगे और चला भी लोगे। तभी विकास आगे बैठ जाता है, जो चमन खान था वह कंडक्टर वाली जगह पे बैठता है, और तभी एक गाड़ी सामने से आती जो उसको ओवरटेक करती है, और तभी विकास रोक देता है, देखता है कि मेरे मामा हैं, और जैसे ही वह कुछ समझ पाता तुरंत मामा फ़ौरन 2 गोली अपने भतीजे को मारते हैं, और उसकी पत्नी को मारने के बाद दोनों वहाँ से नौकर और मामा वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही यह बात ललिता ने बताई, वैसे पुलिस वाले हैरान हो गए कि आखिर एक माँ अपने बेटे बहू का कत्ल एक अवैध संबंध कारण कैसे करा सकती है। अगर उनको यह दिक्कत थी वह पहले समझाती, और ना समझ रहे तो उनको घर से बेदखल कर देती। आखिर जान लेने का अधिकार किसी का नहीं है, और वह कानून का सहारा भी ले सकती है। आप भी इस कहानी के माध्यम से कुछ भी कहना चाहें तो ज़रूर कहें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।